साल खत्म होने वाला है। नया साल नई उम्मीदें, नई प्लानिंग और नई परेशानियां लेकर दरवाजे पर खड़ा है। आप में से कई लोग पहाड़ों की टिकटें देख रहे होंगे, होटल्स के रेट सुनकर दिल थाम रहे होंगे। और मैं तो अपने घर की मूंगफली से ही खुश हूँ। कढ़ाई में डालो, हल्का सा भूनो, ऊपर से नमक और बोलो हैप्पी न्यू ईयर। वैसे कमेंट में बताइएगा कि आप नया साल कैसे मनाने वाले हैं, और हाँ, पहाड़ों पर जाम बढ़ाने से बचिएगा। अब सवाल ये है कि जैसे मूंगफली को ठीक से भूनो ना तो मज़ा नहीं आता, वैसे ही कुछ चीज़ें बिना ढंग से गर्म की जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। और इन दिनों बॉलीवुड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सालों पुरानी क्लासिक मूंगफलियों को उठाकर बिना सोचे समझे दोबारा परोस दिया गया। नतीजा, ऑडियंस ने नमक नहीं डाला, खरी खोटी सुना दी। मामला जुड़ा है फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी से। जैसे कैसा नाम है, ये बहस फिर कभी। फिल्म में एक पुराना आइकॉनिक गाना उठाया गया है और उसे बना दिया गया है सात समुंदर पार 2.0। अब सवाल ये है कि क्या इसकी सच में जरूरत थी, या फिर ये भी वही अधपकी मूंगफली निकली। जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि ये गाना सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, सीधा कोर्ट पहुंच गया है। और जैसे ही ऐसा हुआ, लोगों के रिएक्शन भी अजब गजब आने लगे। कहीं नॉस्टैल्जिया का दर्द, कहीं गुस्सा, कहीं मजाक। तो चलिए पहले समझते हैं कि सात समुंदर पार 2.0 आखिर कोर्ट क्यों पहुंचा, और फिर देखते हैं कि ऑडियंस ने इसे लेकर क्या क्या कह दिया है। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट। 90s के नॉस्टैल्जिया से जुड़ा आइकॉनिक स्लो डांस सॉन्ग सात समुंदर पार एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह प्यार या म्यूजिक नहीं है, बल्कि एक सीधा सा कानूनी विवाद है। राजीव राय की सुपरहिट एक्शन थ्रिलर त्रिदेव का ये गाना अब समीर विद्वंस की नई रोमांटिक कॉमेडी तू मेरी मैं तेरा तू मेरी में रिक्रिएट किया गया, जहां कार्तिक आर्यन नॉर्वे के वायरल डांस ग्रुप क्विक स्टाइल के साथ स्टेप्स मिलाते हुए अनन्या पांडे के किरदार को रिझाने की कोशिश करते हैं। टीजर रिलीज होते ही गाना वायरल हो जाता है, लेकिन तालियों से पहले ही सवाल उठने लगते हैं हमेशा की तरह। क्या वाकई ये सिर्फ एक रिमिक्स था या किसी की सीमा लांघ दी गई? फिर टीजर सामने आते ही फिल्म मेकर राजीव राय ने साफ कहा कि वो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन और म्यूजिक लेबल सारेगामा म्यूजिक के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। उनका दावा है कि सात समुंदर पार उनकी फिल्म त्रिदेव का हिस्सा है, जिसे उनके बैनर त्रिमूर्ति फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसी गाने को दूसरी फिल्म में डालने के लिए सिर्फ म्यूजिक कंपनी से इजाजत लेना काफी होता है? राजीव राय कहते हैं नहीं। उनके मुताबिक लेवल गाने को टीवी शो या स्टेज पर चलाया जा सकता है, लेकिन फिल्म से फिल्म ट्रांसफर के लिए ओरिजिनल प्रोड्यूसर की मंजूरी जरूरी होती है, वो भी लिखित और कानूनी तौर पर। उनके शब्दों में यही बॉलीवुड का नया लेकिन गलत ट्रेंड बन चुका है। तो फिर ये मामला अब अटका कहाँ है? क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, इसीलिए राजीव राय और ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर विजू शाह दोनों ने इस पर खुलकर बोलने से इनकार कर दिया है। केस को जटिल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह साफ नहीं है कि गाने के अधिकार यानी राइट्स आखिरकार राजीव राय के पास है या सारेगामा म्यूजिक के पास। इस विवाद की अगली सुनवाई 9 जनवरी यानी अगले साल को होगी, जब साल के अंत की छुट्टियों के बाद अदालतें फिर से खुलेंगी। दिलचस्प बात यह है कि लेटेस्ट सुनवाई में जज ने धर्मा प्रोडक्शन को गाना हटाने का आदेश नहीं दिया। इसकी वजह क्या है? फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई है और ऐसे में गाना हटाना प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ी असुविधा है। यानी केस चलेगा, लेकिन गाना फिलहाल चलता रहेगा और आपको सुनाई भी देगा। क्या राजीव राय हमेशा इतने सख्त रहे? बिल्कुल नहीं, ये पहली बार नहीं है जब उनके गाने पर विवाद हुआ। मोहरा का सुपरहिट गाना टिप टिप बरसा पानी भी आपको याद होगा। तो जब वो रिक्रिएट हुआ था, धर्मा प्रोडक्शन और रोहित शेट्टी पिक्चर्स ने इस्तेमाल किया था। तब मामला कोर्ट तक गया जरूर, लेकिन बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। वही तू चीज बड़ी है मस्त मस्त को तेलुगु फिल्म डकैत अ लव स्टोरी के हिंदी टीजर में इस्तेमाल किया गया, और इस बार राजीव राय ने खुद बताया कि ये इस्तेमाल पूरी तरह अधिकृत और भुगतान के साथ था। यहाँ तक कि गुप्त का गाना दुनिया हसीनों का मेला भी उन्होंने आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को दिया, वो भी शाहरुख खान और अपने पुराने सहयोगी बॉबी देओल के लिए, एक दोस्ताना एहसास के तौर पर। मतलब साफ है, मसला गाना देने का नहीं, बिना पूछे लेने का हो जाता है। लेकिन इस विवाद में इमोशंस कहाँ से आए? यहीं से कहानी में एंट्री होती है दिवंगत गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी की। उन्होंने नए वर्जन के क्रेडिट्स पर खुलकर आपत्ति जताई। यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर लिरिक्स क्रेडिट में आनंद बख्शी के साथ सिंगर कंपोजर करण नवानी को लिरिसिस्ट बताया गया। राकेश बख्शी का सवाल सीधा है, क्या 2 लाइन जोड़ देने से कोई पूरे गाने का सहलेखक बन जाता है? उनके मुताबिक ये अपराध नहीं हो सकता, लेकिन ये ओरिजिनल क्रिएटर के काम का अनादर जरूर है।
उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे म्यूजिक में ओरिजिनल और एडिशनल कंपोजिशन को अलग अलग दिखाया गया है, वैसे ही लिरिक्स में भी साफ बंटवारा किया जा सकता है। क्या नया वर्जन पूरी तरह से बेकार है? खुद राकेश बख्शी ऐसा नहीं मानते। उन्होंने माना कि गाना स्लो टेम्पो में ठीक ढंग से गाया गया है, लेकिन उनकी आपत्ति नई लिखी गई पंक्तियों से यानी लिरिक्स से, जो उनके मुताबिक ओरिजिनल भाव से मेल नहीं करते और गाने की कंटिन्यूटी को तोड़ देते हैं। इसके साथ उन्होंने एक बेहद निजी और भावनात्मक बात भी साझा की। सात समुंदर पार उनके पिता ने असल जिंदगी से प्रेरित होकर लिखा था। उनकी पत्नी केन्या से थी, ब्रिटिश नागरिक थी और शादी के लिए सचमुच सात समुंदर पार आई थी। इसीलिए ये गाना सिर्फ एक फिल्मी रचना नहीं बल्कि एक पर्सनल मेमोरी भी है। तो आखिर ये लड़ाई किस बात की है? रीमिक्स की या रिस्पेक्ट की? कुल मिलाकर सात समुंदर पार 2.0 का विवाद सिर्फ एक नए वर्जन तक सीमित नहीं लगता। ये बहस अधिकारों की है, क्रेडिट्स की है और सबसे ज्यादा विरासत के सम्मान की है। एक तरफ फिल्म रिलीज हो चुकी है और गाना दर्शकों तक पहुंच चुका है, दूसरी तरफ कोर्ट ये तय करेगा कि इस क्लासिक पर आखिरी अधिकार किसका है। क्योंकि सच यही है कि गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो यादें होती हैं जिन्हें छूने से पहले सोचना पड़ता है। वीडियो फिलहाल यहीं तक। कमेंट सेक्शन में आप इस मामले पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बजट बट्टू एंटरटेनमेंट।